अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम अब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और जब हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक तारीना निगाह डालते हैं तो मुल्क के अंदर इस वक्त जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है सरगर्मियाँ जारी हैं, जिसमें कि सियासी सरगर्मियाँ भी हैं, इसमें अदलिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, फिर मुआशी तरक्की के हवाले से भी जो है वो काफ़ी से ज़्यादा सरगर्मियाँ में नज़र आती हैं। गवर्नमेंट की जानिब से हमें गाहे बगाहे ये बात की मतलब ये कि यकीन दहानी कराई जाती है कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे जो है गामजन हो चुका है और उड़ान पाकिस्तान जो हुकूमत ने ऐलान किया था, उस उड़ान पाकिस्तान की वजह से वो हुकूमत जो है वो ऊपर की तरफ उड़ रही है और इसकी जो मतलब कि एप्रिसिएशंस है वो IMF का वध भी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी जो है वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि जना पाकिस्तान जो है उसको मईशत की पटरी पे चढ़ चुका है और मुआशी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं, ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर 4% से भी नीचे आ गई है। गो के ये तमाम के तमाम दावे जो है आदद शुमार की हद तक तो सही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि महंगाई की शरह जो 4% से कम पे हुकूमत का दावा है, ये दावा हमें नज़र नहीं आता। इसलिए कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि अब एक हफ्ते के बाद ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है और रमज़ान मुबारक के महीने से कबल ही जो है कुछ खोरवनोश की जो है उनकी जो कीमतें हैं उनमें इजाफा आहिस्ता आहिस्ता होता चला जा रहा है। मुल्क की इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है वो सूरत हाल बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। सियासी तौर पर थोड़ा सा इस्तेकाम नज़र आता है। हुकूमत ने अपोजिशन लीडर्स पे जितने भी उनके जो भी एहतजाजात थे, जो उनकी कॉज वगैरह दी हुई थी, उन्होंने रैली वगैरह के उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। लेकिन हुकूमत मईशत की इस्तेकाम के लिए सबसे ज़्यादा जोर भी डाल रही है और आज ही काबीना इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने अपने जितने भी टीम है इसको इस बात का इंदिया दिया है कि हुकूमत 2028 तक जो है वो तकरीबन 60 से 70 अरब डॉलर तक की जो है बरामदात को लेके जाना चाहती है, जिसके लिए ज़राअत IT पे उन्होंने खासी तवज्जो दी है और उनका कहना है कि इस हवाले से हम काम करके हम मज़ीद जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को हम कमा सकते हैं। मुल्क में इस वक्त की क्या सूरत हाल है, हमारे अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आज हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे भी और जांचेंगे भी कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी लॉजिक है और क्या हकीकत हुकूमत जो दावे कर रही है ये दावे कहाँ तक सही हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हमने जिन अफराद को हमने यहाँ पर मदऊ किया है उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद फिर हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब मोहम्मद आमिर रफ़ी साहब। आमिर रफ़ी साहब जो हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के। थैंक यू मोहम्मद आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब आरिफ पटेल साहब। आरिफ पटेल साहब जो है ये हैं जनाब गोल्ड ज्वेलर्स के एक्सपोर्टर्स हैं ये, और ये चेयरमैन भी हैं टैक्स के हैं सब कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो इनसे भी मुलाकात करेंगे और इनको देखेंगे कि इनके हवाले से कि आरिफ पटेल साहब जो है मुल्क में जो सोने के नर्ख में इजाफा हो रहा है, इस नर्ख में इजाफे की वजूहात क्या हैं और मुल्क में जो भी मुआशी अशारियाँ हैं वो मुआशी अशारियाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं, थोड़े से लेट पहुँचे हैं लेकिन बहरहाल पहुँच गए हैं, तो मैं उनसे भी आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे नदीम अहमद खान साहब। नदीम अहमद खान साहब जो हैं ये सदर और पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के, पहले भी मेरे प्रोग्राम में इनको आप देखते गए होंगे और थैंक यू नदीम भाई फॉर कमिंग, बल्कि तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। आमिर रफ़ी साहब, पाकिस्तान बिजनेस फोरम क्या है, क्यों तश्कील दी है और बिजनेस फोरम का मकसद क्या है? बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ही अहम मौके के ऊपर आज आपने ये दरहकीकत का ये उन्वान चूज़ किया है जो कि रमज़ान की आमद भी है। और जाहिर बात है मुल्क जिन इक़्तिसादी मसाइल से गुजर रहा है तो उसके हवाले से मैं आपके चैनल का भी और आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान के इस अहम मसले के ऊपर यहाँ पर हम सबको मदऊ किया है। थैंक यू। पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है वो IBF का पाकिस्तान में नुमाइंदा है। IBF इंटरनेशनल बिजनेस फोरम है जो 1995 में दुनिया की कुछ शख्सियात ने मिलकर कायम किया, जिनके अंदर साबिक सदर तुर्की के नजमुद्दीन अरकान साहब जो कि उस वक्त तुर्की के अंदर क़यादत करते थे हुकूमत की,
और पाकिस्तान से मरहूम जनाब काजी हुसैन अहमद साहब, ये उनका बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था और उन्होंने इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया। और मैं आपको ये बताऊं कि 1995 के अंदर 1995 में पहली IBF कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में लाहौर में हुई थी। गुड। और उसके बाद से ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर होती है। एक साल तुर्की में होती है और एक साल तुर्की के बाहर। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम आपने बनाया हुआ है, तो ये किस सेक्टर में काम करता है और मईशत इकोनॉमिक्स की तरक्की के लिए क्या क्या जो है इनिशिएटिव लिया हुआ है आप लोगों ने? पाकिस्तान बिजनेस फोरम जो है उसका जो मोटिव है वो प्रॉफिट हेयर एंड हेयर आफ्टर है, नफा दोनों जहानों का है। और हम जो है वो अपने फोरम के जरिए जो है वो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। हम खुसूसी तौर पर जो है SMEs पे काम करते हैं और 2025 को हमने SMEs का ही साल करार दिया है और हम उनकी ग्रूमिंग करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम उनके मुख्तलिफ सेमिनार्स करते हैं, उनके वेबिनार्स करते हैं, उनको इंटरनेशनल जो है मुख्तलिफ एक्सपोज के अंदर शिरकत कराते हैं, उनकी अपलिफ्टिंग करते हैं ताकि न सिर्फ वो अपनी जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें बल्कि उनकी वसादत से हमारा मुल्क जो जारी बात है फॉरेन रेमिटेंस जिसको जरूरत है बहुत बड़ी तादाद में उसके अंदर इजाफा कर सके। इसी सिलसिले में आपने देखा होगा गुज़िश्ता 2 सालों से जो है वो हम पाकिस्तान, मेरा ब्रांड पाकिस्तान भी कर रहे हैं और इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि अल्टरनेट ब्रांड्स के तौर के ऊपर हम यहाँ पर लोगों को पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को और एशिया की इस आबादी को और खुसूसन कराची में जो 4 करोड़ की आबादी है उसको अल्टरनेट ब्रांड दे सकें, जिसके नतीजे के अंदर जो है न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री बेहतर होगी, यहाँ पर जो है वो मजीद जो है वो कारखाने लगेंगे बल्कि यहाँ की एम्प्लॉयमेंट का भी आप कह रहे हैं कि SMEs के लिए आप कर रहे थे। SMEs का तो मैन्युफैक्चरिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है जी। SMEs जो है वो अब आजकल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गए हैं। अगर आप लाल भाई आपको इल्म हो, SMEs जो है वो मुख्तलिफ अल्टरनेट ब्रांड्स के अंदर जी मैन्युफैक्चरिंग तो देखें एक कमरे में भी हो सकती है और कहीं किनाल की जगह के ऊपर भी हो सकती है और यही मुस्तकबिल के टाटा और बिरला बनेंगे। लेकिन SMEs की अगर आप बात करते हैं तो मेरा बहुत मौजूद के साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ भांत भांत के नाम के जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, कोई फोरम है, कोई काउंसिल है, कोई फला है, कोई फला है, लेकिन बात ये होती है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो वर्किंग है, खास तौर पे जो छोटे ताजिर हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए हमें नजर नहीं आता। ठीक, आपका ये गिला किसी हद तक तो दुरुस्त है जी, और खास तौर पर हमने देखा था जब कोरोना के दौर में। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि देखें बेसिकली तो ये इकोनॉमी को लेके चलना जो होता है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है। हम आसपास जितने भी ममालिक देख लें, हम ईरान की मिसाल देख लें या हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे मैं नाम भी ले लूं, मोदी साहब को भी देख लें आप, इंडिया की बात कर लें, ठीक है इंडिया की बात कर लें, हम टर्की की बात कर लें, हम रजब तैयब अर्दोगान साहब को देख लें, हम उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी वो खुद भी SME से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने SMEs को लेकर उठे हैं। और आप देखें टर्की की जो इस वक्त मईशत है वो देखें कहाँ है। हम मलेशिया के महातिर की बात करें, हम ईरान के जो है वो अहमदीनेजाद की बात करें, मोदी साहब की बात हो गई, तो इन लोगों ने जो है वो क्या किया, SMEs को उठाया है। ये SMEs जब उठेंगे तो मुल्क की मईशत तो जब ही उठेगी। खाली जो है वो सिर्फ ज़रूरी है मुल्क के लिए कि टाटा बिरला भी होने चाहिए, यहाँ पर अस्फहानी ग्रुप भी होना चाहिए और दोबारा रिवाइवल होना चाहिए उनका, क्यों ना हो पाकिस्तान। टाटा बिरला की बजाय अगर हम ये बात करें कि हमारा सहगल ग्रुप भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारे दीगर जो दूसरे ग्रुप हैं, टाटा बिरला जो है हमने उसको एक मिसाल क्यों कायम कर लिया है, जबकि मेरा अपना ज़ाती राय है कि 1972 में अगर ये पाकिस्तान में नेशनलाइज नहीं होता तो आज पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर होता, आज एशियन टाइगर होता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि चलिए अच्छी बात है कि आपने SMEs की तरक्की के लिए उसके इस्तेकाम की काम कर रहे हैं। मैं ज़रा आगे बढ़ूँ, मैं ज़रा आरिफ पटेल की तरफ बढ़ते हैं। आरिफ पटेल साहब जी जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी इनकी, जनाब आपने सुनी, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोग जो हैं उस तमाम के तमाम जो है वो सारे कारोबार छोड़ के सोने खरीदने की तरफ भाग रहे हैं कि 3,07,000 3,08,000 फी तोला तक सोना पहुंच चुका है? वजह क्या है इसकी मुख्तलिफ वजूहत है। पिछले एक साल में पाकिस्तान में 1 लाख रुपया पर तोला ये जो है प्राइस बढ़ी है और इंटरनेशनल प्राइस 40% बढ़ी है। ठीक है, अब इंटरनेशनल जो प्राइस बढ़ी है उसमें पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं है, उसमें इंटरनेशनल वजूहत हैं और ख़ास तौर पे जो US में जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इसके बाद बहुत उसमें उछाल आया है। सर जी US एडमिनिस्ट्रेशन, हम लकीर के फकीर क्यों हो गए? ये तो US एडमिनिस्ट्रेशन का आया हुआ 1 महीना हुआ है, 1 महीना हुआ है ना। सोने का नर्ख तो गुज़िश्ता साल से ही जो है वो ऊपर जा रहे हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ, मैं वहीं 1 महीने की कहानी क्यों ले रहे हैं आप? इसमें ज्यादा उछाल आया है, इसके कितना उछाल आया? वरना ये देखे कि ये जब से
ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर थी, फिर यूक्रेन में वॉर थी, उसकी वजूहत थी। फिर दुनिया में इस वक्त डॉलराइजेशन से लोग बाहर निकल रहे हैं। जितने भी बड़े बैंक्स हैं, स्टेट बैंक्स और जितने भी लोकल बैंक्स हैं, वो सब डॉलर्स के अगेंस्ट में गोल्ड परचेज कर रहा है। पिछले एक साल में तकरीबन 3000 टन सोना ये जो स्टेट बैंक टाइप जितने भी बैंक्स हैं उन्होंने खरीदा है। ठीक है। अब गोल्ड की टोटल प्रोडक्शन 24,000-25,000 टन है और इन्होंने 3000 टन खरीद लिया है। इसकी भी एक वजह। फिर हमारे खपत कितनी है साल में सोने की? 600 टन 700 टन 600-700 टन जो है वो खपत है, और 3000 टन इन्होंने खरीद लिया। जी हाँ। तो उसकी वजूहत क्या है? मतलब ये कि हम तो समझते हैं डॉलर से वो बाहर आ रहे हैं। देखिए, चाइना ने सिर्फ पिछले साल 1085 टन खरीदा है इन्होंने। इंडिया ने खरीदा है कोई 700 टन। जितने भी ममालिक हैं वो डॉलर के अगेंस्ट में वो गोल्ड परचेज कर रहे हैं। अब जब इतनी बड़ी बाइंग होगी कि जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा की तो इनकी बाइंग हो गई है। तो मेरा मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज चूंकि इंटरनेशनल तौर पे आप जो ट्रंप इंतजामिया की बात कर रहे हैं, उसका फर्क पड़ा है स्टॉक एक्सचेंज पे कि स्टॉक जो है जो उन्होंने टैरिफ लगाया, उस टैरिफ की वजह से स्टॉक जो नीचे आ रहे हैं, तो लोगों ने अब स्टॉक्स अपने पैसे निकाल के उन्होंने सोने की खरीदारी की तरफ लगा दिया है। इसलिए कि डॉलर के रेट पे तो आपके इस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सख्त किया हुआ है। अब इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह डॉलर के नर्ख को उन्होंने मुंजमद किया 278-279 पे, तो ये सोने के रेट पे क्यों नहीं हो पा रहा है? सोना का रेट तो देखें ना, इंटरनेशनल है ना, ये क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं कि पिछले साल 40% इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी है और ये 278 पे ही या 279 पे रुका हुआ है। तो इसमें पाकिस्तानी करेंसी का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ रोल है इंटरनेशनल जो प्राइस बढ़ी है। डॉलर की स्मगलिंग रुकी, डॉलर की इलीगल जो एक्टिविटी थी वो रुकी, जिसकी वजह से डॉलर का हिस्सा है। सोना में तो सबसे ज्यादा सट्टा होता है, सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है। देखेंगे पाकिस्तान में पिछले 15 साल में एक भी ग्राम कमर्शियली इंपोर्ट नहीं हुआ है। ये जो जितना सोना है ये डेफिनेटली कहाँ से आ रहा है? इलीगल तरीके से आ रहा है। इलीगल तरीके से आ रहे हैं ना, और तो कोई सोर्स नहीं है। गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि ये गोल्ड कहाँ से आता है, हम कहते हैं कि साहब बॉर्डर पे तो आप बैठे हुए हैं, आप हमें बताएं कि ये गोल्ड कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। पाकिस्तान में जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 से 4 हज़ार टन सोना है इसमें पब्लिक में, और गवर्नमेंट इसके लिए $1 अभी तक इन्होंने दिया नहीं है। मतलब कि लीगली इंपोर्ट जो है उन्होंने नहीं खोला है ना 15 साल से। ये एक बदकिस्मती है इस ट्रेड की कि ये हमारा ट्रेड एक यतीम का बच्चा है जिसके के जो इतना अमीर वाला काम और नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको जिस तरीके से फ्लोरिश होना चाहिए। नहीं हुआ। इंडिया तो इंपोर्ट करता है, लीगली तौर पे इंपोर्ट करता है 100%। अच्छा, स्मगलिंग उनके यहाँ भी है? होगी, क्योंकि वहां तो इन्होंने उस पर ड्यूटी और टैक्सेस लगाए हुए हैं ना। स्मगलिंग उनके यहाँ भी है। यहाँ पे ये देखिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस ट्रेड को, जो मैंने अभी जो कहा कि ये यतीम का बच्चा है, ये ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का $1 यूज नहीं कर रही है। वजूहत क्या है, क्यों नहीं इंपोर्ट करके इजाजत दे रहे? उन्होंने इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में इन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि जिसको भी गोल्ड और सिल्वर, ये सिर्फ 2 आइटम, पाकिस्तान में 50,000 आइटम आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली का जो अनाज है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेटल में गोल्ड और सिल्वर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए इन्होंने कंडीशन लगाई है। कोई रीजन तो होगी ना उसके लिए, एक इन्होंने कंडीशन लगाई। बल्कि मैं तो इनको कहूंगा बिजनेस काउंसिल वालों को कि इसकी तहकीक करें कि क्या वजूहत है। ये देखिए कि उन्होंने कंडीशन इसमें इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में इन्होंने लिखा है कि द इंपोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन एक्सचेंज हिमसेल्फ। हिमसेल्फ से हवाला लेंगे क्या? तो गवर्नमेंट यही कह रही है ना, का मतलब तो हवाला हो गया ना। हवाला होगा ना। हम भी यही पूछ रहे हैं 12 साल से गवर्नमेंट से कि साहब आपने ये लिखा है, आप हमें बताएं तो सही कि मैं बीइंग आरिफ पटेल फॉरेन एक्सचेंज कैसे मैं अरेंज करूं? कैसे अरेंज करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह से पिछले 15 साल से 1 ग्राम इंपोर्ट नहीं हुआ है पाकिस्तान में। और ये जो सारी दुकानें 25-30 हज़ार दुकानें ये जो भरी हुई हैं 25-50 किलो से, ये कहाँ से आया है? फिर गवर्नमेंट हमें कहती है कि साहब इस ट्रेड को आप डॉक्यूमेंट करें। कैसे करेंगे? जब आप मेरे हाथ और पांव बांध के मुझे कहें कि भाई 1 किलोमीटर की रेस में तुम मुझे खड़े हो, मेरा ख्याल है कि जब इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो डॉक्यूमेंट कहां से कर रहे हैं, जब मेरे पास मेरे बुक्स में गोल्ड ही नहीं है,
तो ये मैं इसका सेल्स इन्वेस्ट कैसे काट सकता हूँ, और इसकी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिल सकता है। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे सेल टैक्स चाहिए, जब मैं इन्वॉइस ही नहीं फाड़ रहा हूँ। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार जो भी बायर आता है उसको कहता है कि भाई तुम्हारा पुराना सोना दो, हम तुमको मेकिंग करके देते हैं। अब सिर्फ मेकिंग के वो इन्वॉइस बन रहा है, सेल नहीं हो रहा है कुछ। चल जी, कुछ कह रहे थे आप, मैं जरा आगे बढ़ूंगा, जल्दी से बताएं। मैं बस खाली आरिफ साहब का माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इंटरनेशनली हवाले से आ गया। लोकली मैं ये कहूँगा कि देखिए, इन्वेस्टर जो होता है ना, तो वो जब पैसे पार्क करने होते हैं तो वो सेफ जगह पार्क करता है। तो लोकली जो वजूहत हो सकती हैं, शायद उनमें से एक वजूह ये हो कि खैर बहरहाल अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ समझते हैं, इसलिए गोल्ड की तरफ जाते हैं। नहीं, इस वजह से भी जो ये बहुत सारी रीजन, आपके बात बिल्कुल दुरुस्त है। जी जी। नदीम भाई, बात की इन्होंने कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एसएमईज को, जिसमें कॉटन इंडस्ट्री, आपका भी जो है कॉटन इंडस्ट्री में ही आता है, और पाकिस्तान प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, आज तक जो कॉटन इंडस्ट्री है उसकी तरक्की के लिए किसी इदारे ने कोई काम किया? कॉटेज इंडस्ट्री वाहिद एक इंडस्ट्री है जो कि अपने बलबूते पे चल रही है, ठीक है ना तो इतने बैंक्स लोन इन्वॉल्व है उसके अंदर, और ना ही कोई दूसरी चीजें हैं। बैंक लोन नहीं देती? नहीं, मकसद हमारी इंडस्ट्री ज्यादातर अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे चलती है, ज्यादातर जो छोटी इंडस्ट्री है जी, ठीक है, उसमें आपको यानी कि अगर 100 फैक्ट्रीज हैं तो उसमें से 1-2 ने लोन बाय किया होगा वहां से, बैंक से। असल मसला पता क्या है, हमारी इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टेक्सटाइल हो, असल चीज है कॉस्ट पर यूनिट। आपकी कॉस्ट पर यूनिट पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है 4-5 साल के अंदर। इस वजह से जो फैक्ट्री ओनर है वो बहुत परेशान है, और वो लोग दूसरी तरफ शॉर्टकट देखते हैं, कोई सोने में जा रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज की तरफ चला जाता है, प्रॉपर्टी वैसी बैठी हुई है, प्रॉपर्टी के अंदर कुछ है नहीं। आदमी को अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो ऐसी चीजें हैं। यहाँ पे असल मसला है, देखें, सबसे 2 चीजें अगर हमारे मुल्क के अंदर सही हो जाए, एक बिजली का निज़ाम सही हो जाए, इसका टैरिफ कम से कम होता है, वो कि अभी पिछले दिनों में 7 से 8 रुपए का फर्क आया है, तो मजीद 10 से 12 रुपए का फर्क आने वाला है। लेकिन असल सेक्टर जो है जिससे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूस्ट करेगी वो है गैस। गैस जो है वो इंडस्ट्री को लाजमी दें और कम टैरिफ पे दें, तो जाके आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एक लार्ज मैन्युफैक्चर हो गई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, उसमें तो छोटी लूम्स भी आती हैं। मैं उसमें बात कर रहा हूँ। अभी जो आपको कह रहा है कि आप जैसे कॉटन इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, प्रॉब्लम्स है? हमें यही टैरिफ, बिजली का है ना प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा। बिजली का प्रॉब्लम होगा, पानी का प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम होगा। मेन रिसोर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, यानी कि हमारी रॉ मटेरियल के बाद सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे। और रॉ मटेरियल भी आप इंपोर्ट करते हैं? जी, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं। तो उसमें उसको वहां की क्या सूरत हाल है कि डॉलर वगैरह मिल रहे हैं, एलसी खुल रही है? जी जी जी, वो तो हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। और मतलब ये कि जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहे थे ना, बिजनेस काउंसिल इन्होंने बनाई हुई है फॉरम, बिजनेस फॉरम बनाई हुई है, जिसमें कि एसएमईज की मदद के लिए जो है काम कर रहे हैं फोरम। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि एसएमईज को पाकिस्तान के अंदर कहीं से मदद है, कोई मदद मिलती है, कोई बुरा वक्त आ जाए तो? बाजार तो नजर नहीं आता कोई मदद मिलती हो, ना टेक्निकली, ना मॉरली, ना फाइनेंशियली। हम लोग अपने खुद ब खुद सब काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो आईसीयू में है। मैं हमेशा ये वो तो 77 साल से 77 इयर्स हो गए आईसीयू में, अभी बिल्कुल डॉक्टरों ने जवाब भी नहीं निकलेगा। हाँ। तो अब जो है हमें ये नहीं देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमको अपने तय भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे हम तो फिर सर्वाइवल क्या करना पड़ेगा? हमें मिलके बहुत से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत से ऐसे देखें, हर चीज है। बिजली आप पैदा कर सकते हैं, अब मैं गैस पैदा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत से कामों में हाथ बटा सकते हैं, बहुत से कामों में हाथ बटा सकते हैं। भैया हुकूमत को तो हाथ इस तरह बटा रहे हैं कि जनाब हम पैसे देते हैं, रिश्वत लेके हम कनेक्शन ले लेते हैं, रिश्वत देके हम गैस कनेक्शन ले लेते हैं, वही तो रिश्वत देके हम ये काम करा लेते हैं। इससे बड़ी मदद क्या होगी गवर्नमेंट? वही तो चीज खत्म हो जाए ना अगर, तो फिर तो बहुत सी चीजें सुधर जाएंगी ना। जो रिश्वत का पैसा है वो गवर्नमेंट के खजाने में जाना शुरू हो जाए तो फिर क्या बात है। बिलाल साहब, इनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, और जो आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर जो है, बहुत अच्छी बात करी कि गवर्नमेंट्स चले, उनका कोई मसले हैं या नहीं कर सकते, वो सफिशिएंट नहीं है ये करने में, सपोर्टिव नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है? आपने अभी जनवरी के अंदर देखा 18-19
25 में भी और 24 में भी हमने टारगेटेड, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने और उनके हमारे जो प्रेसिडेंट एसओएल अजीज साहब, जो कि खुद भी इंटरनेशनली कोई 400 से ज़्यादा एक्सपोज का तजर्बा रखते हैं और 30 साल से इस फील्ड के अंदर हैं। अभी गुज़िश्ता 1 साल से उनको जिम्मेदारी मिली है पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची की। आपने इस वक्त लगातार 2 एक्सपो कराई हैं और उसके अंदर टारगेटेड एसएमईज को प्लेटफॉर्म दिया है। हमने उनके पवेलियंस बनाए हैं, हमने उनको जो है पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जो है वो ऑनररी मेंबरशिप दी है। हम उनको जो है वो बाकायदा जो है अब उनकी ट्रेनिंग सेशंस कराने वाले हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के साथ उनको इंटरकनेक्ट कराने वाले हैं और उसके बाद हम उनको इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, ताकि उनको पैकेजिंग सिखाएं, उनको जो है बताएं कि कंप्लाइंसेस क्या होती हैं, आप किस तरह जो है वो कंप्लाइंसेस पूरी करके अपनी इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भी लेके जा सकते हैं। एसएमईज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने, एनर्जी क्राइसिस भी है और कराची का खासतौर पर जो एसएमईज है ना, वो तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस माहौल में काम कर रहा है, तो ये किसी जहाज से कम नहीं है। वो मुल्क की मईशत के अंदर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, तो वो तो पावर सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी प्रॉब्लम है, फिर लॉ एंड ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है, जान भी हथेली पर लग के जो है वो जाना है आना है मुख्तलिफ इलाकों के। तो उसके अंदर जाहिर बात है, देखें बहुत सारी चीज़ें आपने इंडिकेट करी हैं कि भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें भी देखना ये चाहिए, बीइंग ए बिजनेस कम्युनिटी, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए कराची हाइट्स, कि आसपास के ममालिक में क्या हुआ। वहां उन्होंने भी तो, चाइना की हालत क्या थी, कहते थे ये तो भंग पी के जो है सो जाएंगे, मर जाएंगे। मेरा अपना जाती रहा है कि हम नेचुरली एक ही बात को हम बार बार हम दोहराने के आदी हो गए। 77 साल से हम यही बातें दोहराते हैं, बराबर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, हमने क्या इंप्रूव करना है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। जी जी, और सब एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं क्या हो रहा है। हाँ, तो सबको पता है। तो जैसे कि पीपल्स पार्टी ताजिरों को बुलाती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बुलाते हैं, वो पूछते हैं कि भाई आपके प्रॉब्लम क्या है। आपको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है ताजिरों के, या आपके गवर्नमेंट को नहीं पता कि ताजिरों के प्रॉब्लम, तो ये तो चलता ही रहता है। बहरहाल यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है मुझे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे नाजरीन, तो हम मजीद गुफ्तगू से सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। कम नाज़रीन, प्रोग्राम दर करने हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे पे जाने से कबल हमारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की अपने हवाले से की कि जनाब की मुल्क की जो अपनी जो हमारी अपनी बिरादरी है, ताजिर बिरादरी, चाहे वो छोटे हैं, दरमियाने हैं, बड़े हों, उनकी अपनी क्या प्रॉब्लम है। और हर हफ्ते हम इकोनॉमिक पे भी हम ये गुफ्तगू करते हैं और तकरीबन 77 साल से हम एक ही बात को दोहराते रहते हैं कि पानी महंगा है, गैस महंगा है, बिजली महंगी है, अमन अमान नहीं है, रिश्वत का बाजार गर्म है। लेकिन बात यह कि सोल्यूशन क्या है आमिर भाई, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखें यही है। देखिए सबसे पहले तो मैं बिलाल साहब आपको ये कहूँगा कि कोई भी इकोनॉमी का पैरामीटर क्या होता है, उसके टाइकून्स नहीं होते, कॉमन मैन जो है वो आपके यहाँ क्या कर रहा है। फिर अगेन मैं आपको अगर दाएं बाएं की मिसाल दूंगा तो गलत नहीं होगी, चूँकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है और मादी में भी रही है और मैं बैरून ममालिक काफ़ी रहा भी हूँ। तो उन्होंने अपने कॉमन मैन को खड़ा कर दिया, उसकी बाइंग पावर अच्छी कर दी। ऐसा नहीं कि वो महलों में रहता है या बंगलों में रहता है, ये काम तो देखिए हुकूमतों के करने के ही हैं। तो फिर अगर हुकूमतें नहीं कर रही हैं तो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को ही उठना पड़ेगा, उठ भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, बिजनेस कम्युनिटी अपने प्लेटफॉर्म से जो कुछ कर सकती है, कुछ ना कुछ कर रही है, मजीद करने की गुंजाइश है। नदीम साहब या आपके कहते हैं ये गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं, जी जी, इसको भी मैं कॉटन इंडस्ट्री में ही लेता हूँ। जी जी जी, कल को ये कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी क्या मदद करेंगे? देखिए हम इनकी आवाज़ बन सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी भी देखिए, दुनिया के अंदर बिजनेस कम्युनिटी को जब प्रॉब्लम हुई तो क्या होता है, लेकिन एक चीज़ है, पता चला हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो अकेले शोर मचा रही है, मगर दीगर अगर इंडस्ट्रियंस, दीगर प्लेटफॉर्म इनके साथ मिल जाएंगी तो इनकी आवाज़ इस्लामाबाद में भी सुनी जाएगी और इस्लामाबाद के थ्रू हो सकता है IMF और वर्ल्ड बैंक तक भी जाए उनकी आवाज़। तो आप सपोर्टिव रोल तो अदा कर सकते हैं बहुत सारी जगह जो है ना। और मैं एक चीज़ और भी बता दूं, हमने जैसे मेरा ब्रांड पाकिस्तान भी किया, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये नॉन कमर्शियल इवेंट था सारा का सारा। ये हमने लोगों को ट्रेन करने के लिए कनेक्ट, उसके अंदर बड़े ब्रांड भी मौजूद थे, पाकिस्तान के टॉप 50 से ज़्यादा ब्रांड्स इस एक्सपो के अंदर मौजूद थे, पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने जो ऑर्गेनाइज करी। और इसकी जो आमदनी है, आपने अभी देखा होगा गदा रिजीम हुई है, उसके नतीजे के अंदर दुनिया के अंदर पूरी एक इकोनॉमी का रिवाइवल हुआ है। ऑल्टरनेट ब्रांड्स आई हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर। आज आपको टर्की से खबर आ रही है कि अगर वहां पर जो है KFC का ऑपरेशन वाइंड अप हो गया है तो उसके पीछे भी वो गदा की उस रिजीम का हाथ है। तो उसके असरात, धरी बात, हम ग्लोबल दुनिया के अंदर हैं, डिजिटल दुनिया के अंदर हैं, दुनिया अब एक छोटा सा गांव हो गई है, तो किसी भी चीज को हम अपने आप को जो है अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। उसका एक बड़ा फायदा पाकिस्तान में भी हुआ है और यहाँ की इंडस्ट्री को भी हुआ है। आज गली मोहल्ले के अंदर आपको जो है वो अल्टरनेट नजर आते हैं। गजा का या फलस्तीन का मसला हुआ तो मैकडोनल्ड या आपके KFC या दीगर जो भी हैं, जो जियोश की जो प्रोडक्ट थी, वो दुनिया भर में तो उसका बाइकाट हुआ, पाकिस्तान में नाम नेहात के हुआ। आज भी जो है लोग जो है वो बिलाल भाई, मैं आपकी बात को दिखावे के लिए बाइकाट करते हैं, आपकी बात को मैं पार्सल लेके जा रहे होते हैं। बिलाल भाई,
आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूं। देखिए बाइकआउट जो है ना एक जज्बाती नारा होता है। बाइकआउट आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, मगर असल काम जो है देखिए अल्टरनेट प्रोडक्ट्स है। मार्केट में जब मेरे पास कोल्ड ड्रिंक, बर्गर अल्टरनेट मौजूद होगा, क्वालिटी वाला मौजूद होगा, प्राइसेस इकोनॉमिकल अल्टरनेट है, तो हम जाएंगे। हमारा फिलहाल मिल हैसल कौम, हम जो बड़े बेहिस कौम है, लेकिन इस दौरान जो है बेहिस कौम है, इसका बाइकआउट का फर्क पड़ा। ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया, उसका इम्पैक्ट आया। अब मसला यह है कि आप कहते हैं सोल्यूशन की तरफ जाओ। हाँ, सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन की तरफ जाओ। देखिए सोल्यूशन यह है कि जब तक अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि गवर्नमेंट और बिजनेसमैन ये दोनों मिलके अगर कोई काम करेंगे ना, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो कामयाब हो जाए। अब जैसे फर्ज किया कि प्लास्टिक की नॉलेज है, अब मेरे पास पूरी नॉलेज है प्लास्टिक की, ठीक है। अगर प्लास्टिक के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी बन रही है, कोई चीज बन रही है, तो वो अगर उस मीटिंग्स के अंदर मुझे बिठा दिया जाए। आज मैं आपको एक दावा करके जा रहा हूं आपके प्रोग्राम के अंदर, इस कराची का सबसे बड़ा मसला है कचरा, ठीक है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एज ए इंडिविजुअल, मैं पूरा कचरा उठाने को तैयार हूँ और मेरा स्लोगन है, मैं इस पे काम शुरू कर दिया है मैंने, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसको देखेंगे होता हुआ, कि जिस दिन कराची के अंदर, मेरा नारा उसमें यह होगा, जिस दिन कराची के अंदर एक सिंगल थैली भी रोड पे नजर नहीं आएगी, उस दिन मेरा मिशन कंप्लीट होगा। आप उससे क्या करेंगे? एनर्जी पैदा करेंगे? इससे मुतालिक मेरे पास पूरा प्लान है, ठीक है, पूरा प्लान है। अरबों रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खर्च कर रही है, पेमेंट हो रही है, इसमें फंड कहां से आएगा? पेमेंट्स हो रही है, टर्किश कंपनियों को पैसे दे रहे हैं आप, चाइना की कंपनियों को पैसे दे रहे हैं, वो मेरा डोमेन है ना। मतलब हो जाएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कैसे मैनेज होगा, सिर्फ आप खुद ही सारे करेंगे? मेरे पास इन्वेस्टर्स मौजूद है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उसमें इन्वेस्टर मौजूद है, लेकिन चक्कर है कोई हमसे बात तो करे ना। आप चाइना को देने के लिए तैयार हैं, टर्की को देने के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को देने को तैयार नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी ओन कर सकती है इसको, कराची का ताजिर तैयार है कि वो ओन करे इसको। हमें लैंडफिल साइट तक एक्सेस तो दें, हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हमारे साथ बैठ के मीटिंग्स तो करें, फिर हम उस कचरे का देखें। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल। जो मैंने आज आपको एक टास्क दिया है, बहुत मुश्किल काम है। इस पे पूरी एक कैंपेन चलानी पड़ेगी हमको, हमें यूनिवर्सिटीज, हमें स्कूल, हमें कॉलेजों में जाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा। देखें हम तो अब बुढ़े हो गए, ठीक है, हम नहीं सुधर सकते। एक आइडिया आपने दिया, आइडिया को जो इम्प्लीमेंट करने वाली बात। अच्छा, मैं जरा मैं आपसे ये गुफ्तगू सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ पर मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं सदर हैं ऑल पाकिस्तान सराफत जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं कासिम शिकारपुरी साहब। ये मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, मैं इनसे थोड़ी सी बात कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत है? शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से निकाल के थोड़ा सा लम्हा दिया हमें। कासिम शिकारपुरी साहब, आपके पास से डेली मीडिया को जो है वो सोने के रेट जो हैं वो एक डिलीवर होते हैं कि आज सोने के रेट ये हैं, 24 कैरेट के, 22 कैरेट के, या चांदी के रेट ये रेट कहाँ से आता है? ये रेट जो हम लोग, हमारा मैकेनिज्म है, इंटरनेशनल जो रेट होता है उसको इंटर बैंक से कन्वर्ट करते हैं, तो फिर उससे जो रेट आता है वो रेट हम आपको भेजते हैं। तो मतलब ये कि रेट हम आप दे देते हैं, तो मतलब ये कि क्या ये रेट जो है, जैसे मेरे पास आरिफ पटेल साहब मौजूद हैं यहाँ पर शो में, तो आरिफ पटेल साहब बता रहे थे कि कुछ 15 साल 20 साल से हमने एक भी ऑunce जो है वो इंपोर्ट नहीं किया गोल्ड। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, 15-16 साल हो गए इंपोर्ट नहीं हो रही, गोल्ड नहीं इंपोर्ट हो रहा है। हाँ। तो मैंने इस वक्त हमारे इदारों से भी काफी मीटिंग रही थी, और उनसे भी मैंने कहा था कि आप इंपोर्ट खोल दें, या फिर SRO जो 92 में था, जिसमें सी पासपोर्ट 260 तोले हर शख्स लाग सकता था। तो हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में गोल्ड भी आएगा और आपको इसका। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि जब गोल्ड इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो मुल्क में गोल्ड आ कहां से रहा है? देखें, हमारे मुल्क के अंदर है ना, इतना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, इतना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है कि देखें, गोल्ड लेके कोई बिस्किट तो है नहीं जो चाय में डाल के हमने खा लिया। गोल्ड तो है जो पूरे मुल्क में सर्कुलेट करता है, सारे मुल्क में वो ट्रांसफर होता है। इन्वेस्टर एज इट इज, इन्वेस्टर के पास वो गोल्ड होता है। तो कई लाखों तोला गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, कई लाखों तोला। तो वो गोल्ड पूरे कराची से लेकर खैबर तक अप एंड डाउन होती रहती है, और ये तो वही टर्नओवर हो रहा है। जी जी, वही टर्नओवर हो रहा है जी। तो ये रेट कई लाखों तोला है। तो ये रेट जो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है किसी ने खरीदा होगा उस वक्त 25,000 रुपए तोला, आज वो 3 लाख रुपए तोला हो गया। जी जी जी, तो मेरा तकरीबन कासिम साहब,
कासिम साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या इसमें सट्टा नहीं चल रहा? देखिए, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सट्टा चल रहा है, खाली पाकिस्तान में नहीं चल रहा। चला तस्लीम तो किया आपने, सट्टा चल रहा है। जी जी जी। देखिए, ट्रम्प साहब नई नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हाँ, कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ 25% और 10% चाइना पे और यूरोप पे और कनाडा पे। तो इन्वेस्टर जो पूरे वर्ल्ड का इस वक्त चल रही है वर्ल्ड ट्रेड, ये वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जितने भी इन्वेस्टर है ना वो गोल्ड में जा रहे हैं। नहीं, इस वक्त आपने एक नई न्यूज सुनी होगी या नहीं पता होगा आपको कि इंग्लैंड की एक बहुत बड़ा बैंक डिफॉल्टर हो रहा है। अच्छा, नहीं मेरे इल्म में नहीं है, आप बताइए। जी जी, वो बैंक डिफॉल्टर हो रहा है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं वो अपना इंग्लैंड से गोल्ड अमेरिका ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर जितना भी है डिफॉल्ट होने की वजह से गोल्ड बाई कर रहा है। इस वक्त वर्ल्ड के अंदर लोग गोल्ड बाई कर रहे हैं, इसलिए कि डॉलर के बदले में लोग गोल्ड ले रहे हैं, डॉलर नहीं ले रहे। ठीक है, तो इस वक्त अंदाजा है आपको कि एक आम आदमी कितनी परेशानी में, कि एक गरीब आदमी जो अपनी बच्ची की शादी होती है उस शादी के लिए 3,09,000 रुपए में कहां से वो गोल्ड खरीदेगा? तो इसका अभी तो ना कुव्वत खरीद बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी सोच भी नहीं सकता गोल्ड खरीदने के बारे में। आम पब्लिक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आजकल लोग अगर शादी ब्याह भी करते हैं ना, वो अपना पुराना जेवर लेके आते हैं। जी बिल्कुल, और उसमें 2-4 ग्राम मिलवा के नए डिजाइन बना के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात आरिफ पटेल साहब यही बता रहे थे। जी जी जी, वो वक्त चला गया जब 10-10 तोले के सेट दिए जाते थे और 12-12 चूड़ियां दी जाती थी। अब का अब ये टाइम है, अब तो लोग तो मतलब ये पूरे कासिम शिकारपुरी साहब, इसका मतलब ये है कि सबसे सारी दुकानें, कारखाने, सारे कारोबार बंद करके जो है वो सिर्फ सोना खरीदना शुरू कर दें लोग। देखिए, आजकल पाकिस्तान के अंदर भी अगर किसी को कारोबार चल रहा है वो गोल्ड का चल रहा है, वो इन्वेस्टर चला रहा है। इन्वेस्टर सेल बाई करता है, नीचे गोल्ड आता है, बाई कर लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सेल करता है। इस वक्त गोल्ड तो चला ही इन्वेस्टर रहा है, वरना दुकानदार। अभी आप मजीद कितने बढ़ने के चांसेस हैं? अभी कितने मजीद बढ़ने के चांसेस हैं? अभी मुझे लगता है कि गोल्ड तो देखें, जब तक ये नई नई पॉलिसी आती रहेंगी और ये डिफॉल्ट की खबरें न्यूज़ें आती रहेंगी तो गोल्ड तो आप होता रहेगा। बुलियन मार्केट खुले गए? खारादर के सदर के बुलियन मार्केट जो बंद थे वो खुल गए? नहीं, देखें कराची अपना बुलियन खारादर में तो नहीं था, वो खारादर वाला जो था वो हम ही चला रहे थे, वहाँ हम ही लोग थे 5 साल। और ये सदर वाला? फिर 5 साल के बाद हम लोग सदर ट्रांसफर हो गए सबके सब। तो सदर वाला खुल गया? वो सदर वाला खुल गया और वो बुलियन तो सील कर दिया, हमने सील करवा दिया, वो सील हो गया वो। चलो जी, थैंक यू कासिम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। ये कासिम शिकारपुरी साहब थे, सदर हैं ऑल पाकिस्तान सराफात जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। बात वही होती है कि जवाब किसी के पास नहीं है, जवाब किसी के पास नहीं है। डॉलर बढ़ रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर कंट्रोल किया तो 278-279 पे हुआ। सोना कहाँ से आ रहा है? सोना स्मगलिंग हो रहा है, सोना के सट्टा चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई जवाब देने की। मेरा अपना जाती राय है कि आवाम भी बड़े कंफ्यूज हैं और सोने के रेट जो है डेली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो हम गुफ्तगू इस सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरखिदमत में दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो है शिकारपुरी साहब जो थे और पाकिस्तान सराफा मार्केट के, उनसे भी बात हो रही थी, फिर हम नदीम साहब से भी बात हुई। मेरा ख्याल है कि आरिफ पटेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जो गुफ्तगू हुई अभी है और एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? सर जी, मैंने एक जुमला कहा था कि जिसपे आपको हंसी आई थी कि हमारी इंडस्ट्री का, मुझे बड़ी हैरत है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए मारी मारी फिर रही है सारी दुनिया में। SIFC बनाई हुई है कितने, लेकिन एक एक्सपोर्ट की एक इंडस्ट्री जो तबाह हो गई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसमें गवर्नमेंट का हम $1 यूज़ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट का बाहर से गोल्ड हम पार्टियों का लेके आते हैं पाकिस्तान में, उसका जेवर बनाते हैं, जेवर को एक्सपोर्ट करके उसकी फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, उस पर इनकम टैक्स दे रहे हैं, उस पर सेल टैक्स दे रहे हैं, उस पर EDF दे रहे हैं। लेकिन हमारी पिछले 12 साल हो गए, एक SRO इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इश्यू किया है 760। उसके बाद ये इसका एक्सपोर्ट गिरते गिरते इस वक्त $40-50 मिलियन पे हम खड़े हुए हैं। मैंने अभी इससे पहले भी जो बात अधूरी रह गई कि इंडिया इस वक्त एक्सपोर्ट $45 बिलियन का लास्ट ईयर किया है और इस साल वो 50 बिलियन पहुंचने वाले हैं। सही, मतलब कि हमसे वो 7 गुना बड़े हैं, लेकिन उनका एक्सपोर्ट हमसे 1000 गुना बड़ा है। वजह यह है कि पॉलिसीज की बात है। हमारी पिछले 12 साल से
हमने 2500 इसमें रिप्रेजेंटेशन कर ली, मीटिंग्स कर ली, कमेटीज बन गई, लेकिन ये SRO है वो आज दिन तक वो अमेंड नहीं हो पा रहा है। इसकी किसकी कमजोरी है इसमें? आप लोगों के पास पावर नहीं है? पावर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक पावर नहीं है आपके फेडरेशन पे मैंने यही वहां पे जाके जब शिकायत की तो वहां के जो बड़े थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने यही सवाल किया कि भाई कि ये 10-12 साल से आपका मसला क्यों हल नहीं हो रहा है, इसका कभी आपने गौर किया है? मैंने कहा कि भाई कि जितनी हमारी सकत है हम 10-12 साल से कोशिश कर रहे हैं। बोला आप गलत कोशिश कर रहे हैं, ये 10 साल हो गए, 10 साल और आप जो है ना फाइलें भरते रहेंगे। सही 2 तरीके हैं इसका काम करने के गवर्नमेंट के साथ। या तो आपकी गवर्नमेंट कॉरिडोर में आपकी लॉबी हो, जैसे टेक्सटाइल की है, लेदर की है, बहुत सारी है, और या फिर आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर हो कि जो आपका मसला हल कराए। मैंने उनको कहा कि ना हमारे पास लॉबी है ना हमारे पास ब्रोकर के पैसे हैं, इसीलिए हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। ये पूरा सेक्टर तबाह हो गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप जो टैक्सेशन कमेटी है, सब कमेटी, उसके आप वाइस चेयरमैन भी हैं। जी जी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, इनके प्रेसिडेंट से बड़ा कोई ताकतवर चीज हो सकता है? कर रहे हैं कोशिश, लेकिन आपको ब्रोकर रखने की जरूरत क्या है? क्या प्रेसिडेंट कराची चैम्बर आपके लिए नहीं लड़ सकता? क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो क्यों नहीं लड़ता आपके लिए? सर जी, अब हर जगह पे जैसे मैंने कहा ना कि ये हम लोगों का सेक्टर बहुत छोटा है, वहाँ पे सारी बात हो रही है, सारे काम हो रहे हैं बड़े सेक्टर्स के। छोटे सेक्टर्स की तो वहाँ पे भी सुनवाई बात ये नहीं है, बात ये है कि पावर की। मिसाल के तौर पे ये आपके बराबर में बैठे हुए हैं नदीम साहब, ये मैन्युफैक्चरर है, इनकी सेल पे जो है वो पाबंदी लगाई कि पॉलिथीन बैग जो है 30 माइक्रोन से कम नहीं बिकेगा। ठीक है, इन्होंने रेजिस्ट किया, स्टे ऑर्डर लेकर आ गए, कारोबार हो रहा है। बात ये होती है कि ताजिर जो आपके अपने सेक्टर के लोग हैं वो जब तक हरकत नहीं करेंगे तो उसमें बरकत कहां से आएगी? सर जी, आप कहेंगे जनाब के आमिर साहब कर दें, नदीम साहब मेरे लिए आवाज उठाएं, दूसरा आवाज उठाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। दूसरे नहीं सर जी, हमारे पास मैंने कहा ना कि वो ताकत कैसे आएगी कि जब इसका कोई स्पेन बहुत बड़ा होगा। हमारे पास इस वक्त वर्किंग पूरे पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो सोने के कारोबार से वाबस्ता? मेरे ख्याल लाखों की तादाद में होंगे। एक्सपोर्टर सिर्फ 40 है और सिर्फ राज्य में सिर्फ 10 है। टीडैप, स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, जी जी, टीडैप आपके लिए बड़ी कारगर हो सकती है, तो टीडैप से आपने क्या मदद ली? नहीं कर रहे हैं वो। यहाँ पे हम लोगों ने कल हमारी मीटिंग थी, मैंने यही शिकायत की कि साहब TDAP अगर हमारी मदद करती तो ये SRO अमेंड हो जाता। जुबैर मोतीवाला साहब टीडैप के साबिक चीफ रहे, कोशिश की उन्होंने भी मदद की, लेकिन मैंने कहा ना कि उसके लिए जब तक कोई ऐसा लीडर हमारे साथ जाके वहाँ पे बात नहीं करेगा, वो खतो किताबत कर देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, रिकमेंडेशन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके ये मसाइल को कोई हल करने के लिए तैयार नहीं होता हमारे साथ। चले जी नदीम साहब कुछ कहेंगे? इसमें यही कहूंगा कि इनको डायरेक्ट खुद बात करना चाहिए, ना किसी ब्रोकर की जरूरत है ना किसी एजेंट की जरूरत है। तो वैसे काफी वोकल लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो बातें की अभी जो बातें की, मैं बात करूंगा बिजनेस काउंसिल से भी, फोरम से भी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बात की कि इसके अंदर कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो आपने किसी से रब्ता किया अभी तक सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट से या हमारे साहब से या गवर्नर से? पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है उसमें एहतिशाम भाई ने और दूसरे लोगों ने रब्ता किया था। उस्मान ज़िक्रिया साहब हैं, एहतिशाम साहब हैं, तो उन्होंने रब्ता किया था, इनसे एक मीटिंग सेटल हुई है अभी सॉलिड वेस्ट वालों से। अच्छा ठीक है जी। तो उन्होंने यही कहा था कि इसका सलूशन हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा आप मेरी तरफ से तो गो हेड है, हम पूरा कचरा ले लेंगे, लेकिन हमें एक्सेस दें और हमें अथॉरिटी दें। कचरा आप खुद उठाएंगे या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको? वो तो फिर बैठ के आपस में देखेंगे, मीटिंग्स होंगी, बैठ के बात होंगी, किस शेप में देंगे। हमें गर्ज है प्लास्टिक के कचरे से, ठीक है, प्लास्टिक का कचरा जो है, और उससे हमारी इंडस्ट्री की एक जनरल परसेप्शन है ना कि ये बैग्स की वजह से सब कुछ होता है, गंदगी होती है। अगर फर्ज किया कि आप जब सॉर्ट आउट में करूंगा ना, तो अगर फर्ज किया कि कराची से रोजाना 14,000 टन कचरा निकलता है, तो 14,000 टन के अंदर 4,000 टन ही अच्छा ये प्लास्टिक की एक मिनट प्लास्टिक के थैली के साथ साथ इनकी जो दुकानों से कचरा निकलता है ना, सोने की दुकानों के, वो भी उठा लिया करें ना। वो मैग्नेट लेके वो मैग्नेट छोड़ता है, अपना कचरा नहीं उठाने देंगे ये। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज खाली ऐड करूंगा प्लीज। वो जैसे नदीम साहब ने कहा प्लास्टिक के हवाले से, तो पाकिस्तान बिजनेस फोरम के बिहाफ पर मैं आपको विटनेस बनाते हुए हमारी तमाम एक्सपर्टीज जो है ना
वो इनके इस मिशन बताएं के उनको, साथ हैं। ऑफर करें अच्छा, उनको। मैं ये बता दूं कि सॉलिड वेस्ट का खुद मुझे ज़ाती तौर पर 8 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, माशाल्लाह। पाकिस्तान कराची का सॉलिड वेस्ट कहाँ कहाँ जाता है, गोंद पास पे जाता है, जाम चाकरों पे जाता है, कितने किलोमीटर पर है और इसके पीछे क्या हायरार्की है, और उसके पीछे हमने बड़ी वर्किंग भी की है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बैठेंगे हम, और इसी तरह चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो या कराची की दीगर और इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान बिजनेस फोरम का प्लेटफॉर्म तमाम ताजिरों के लिए हाजिर है, और इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर नहीं, आप आवाज बुलंद इसमें करेंगे। क्या मदद करेंगे इनके? इसके अंदर ये मदद करेंगे ये कि हमारी चूंकि जाती तौर पर भी और हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी इसमें एक्सपर्टीज है बड़ी जबरदस्त। ठीक है, तो वो इसमें इनकी जो भी मामलत कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को किस तरह इन्वॉल्व किया जाए, हमारा प्लेटफॉर्म जो है इनके लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये जो वेस्टेज के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो। और दूसरा ये कि इसके ऊपर बहुत खतीर रकम जो है ना ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की थ्रू जा रही है, और डॉलर के हिसाब से हमारे मुआहदे हुए जी, बिल्कुल, चाइनीज रुपये में भी नहीं हुए कंपनी हैं, डॉलर्स के अंदर हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा कसीर ज़रिए मुबादला हमारा जो है ना वो इस सूरत में भी जा रहा है। तो हम तो इससे कमा सकते हैं। कहते हैं कचरा तो सोना है, दुनिया के अंदर सॉलिड वेस्ट से कमाया जाता है, और हमारे यहाँ जो है हम पे कर रहे हैं। तो ये, और मेरे साथ इस वक्त और भी बिजनेस कम्युनिटी इंगेज है जो चाहती है, जिस तरह रणदीप साहब ने यहाँ कहा कि उनको इस सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के अंदर जो शामिल किया जाए, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो आप कराची के सरकार तो मिल गया ना आपको यहाँ पे यार? इन्वेस्टर मेरे पास भी हैं, लेकिन मकसद है हमें एक्सेस तो दिया जाए। इसके साथ एक चीज मैं और कहूँगा। हाँ, अब आप मुझे बताइए। एक चीज सिर्फ एक चीज देखिए, ये जो इन्वेस्टर वाला लफ्ज है ना, इससे ज्यादा जो है ना वो ये है कि बिजनेस मॉडल की बात करें आप। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टर तो आ ही जाता है, एक रात में सोने में इन्वेस्ट हो जाती है। आप उसको इन्वेस्टर ना कहें, वॉलंटियर ले। एक रात में प्लॉटें बिकना शुरू हो जाती हैं, एक रात में उसको वॉलंटियर ले। एक रात में हम जो है गाड़ियां खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ओवरनाइट वाले काम है ना, ये जो सट्टे वाले काम है, सटोरिया स्टाइल की जो मेंटेलिटी, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को, यहाँ के एसएमईज को तरक्की देनी है, तो बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करनी पड़ेगी, कारोबार पे बात करना पड़ेगा। ये प्लॉटें खरीदना, बट्टी में पैसे लगाना, ये इसका मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं, इसलिए आप जल्दी से बात कर लीजिए। मैं इसका थोड़ा सा एक मिसाल दे दूं कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन होगा क्या। लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि देखें, आप अपने घर के अंदर सुबह उठे, आप बाजार गए संडे वाले दिन, आपने केले खरीदे, से सब्जी खरीदी, और आपने तकरीबन 12-13 शॉपर्स इकट्ठे कर लिए। अगर उसको आप फोल्ड करके एक थैले के अंदर डाल दें अपने घर के अंदर, सबसे अच्छी मैनेजमेंट वही हो सकती है। आपका प्लास्टिक का कोई आपका कप हो, प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको डाल दें। हम ऐसा मैकेनिज्म बना के देंगे आपको कि वो हम आपसे बाय कर लेंगे, वो सबसे सुथरा आपको हमें कचरा मिल बड़ी जाएगा। जबरदस्त है, यानी कि आप वो थैली भी बाय करेंगे, बाय कर लेंगे, और प्लास्टिक की हम वेस्ट तो भी बाय गवर्नमेंट से ये करेंगे। कह रहे हैं कि अगर हमें सॉर्ट आउट करके दे दें, हम तो आपके जो डॉलर खर्च हो रहे हैं, हम तो आपसे एक मिनट पैसे यार, आपको दे देंगे। हाँ, नहीं तो आपकी बात दुरुस्त है। चले, आप ये समझ रहे हैं कि आपने ये पैगाम दे दिया कि हम ये करना चाह रहे हैं, जी। ठीक है। अपना आरिफ भाई, आखिरी लम्हे में बताएं क्या आखिरी लम्हे में मैं गवर्नमेंट से वो जो हमारी सारा काम गवर्नमेंट से ही करेगी ना? नहीं, जो बात हो रही थी रेकॉर्डिक की आपने पूछा। हाँ, रेकॉर्डिक सेंधक रेकॉर्डिक जो है ना, वो आजकल बारिक करके जो कैनेडियन एक माइनर है उनको इन्होंने दिया हुआ है। ये प्रोजेक्ट तो कोई 2000 से चल रहा है, फिर वो जो एक ऑस्ट्रेलियन को दिया गया था, फिर उस पर तो उससे तो उनके नेगोशिएट हो गया ना, तो वो तो कर रहा है काम। अब ये बारिक वाले जो इनको कर रहे हैं कि जो अब जो 2010 और 11 में जो फिजिबिलिटी बनी थी उसको वो फिजिबिलिटी को रिवाइज करना। अरे सर, इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं, मतलब टाइम कम है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सेंधक और रेकोडेक से जो सोना निकल रहा है वो पाकिस्तान में आ रहा है या नहीं है? निकला खत्म हो गई बात। 2028 का इनका प्रोग्राम है कि पहला इनका कंसाइनमेंट बाहर है 2028 में। अभी तो ये प्री फिजिबिलिटी और इसकी इन्वेस्टमेंट मतलब कि सोना कुछ भी नहीं निकल रहा है। कोई इससे भी बड़ा इनको रिजर्व मिला है अटक में, कोई 600 बिलियन रुपीस का, और इनको, लेकिन गवर्नमेंट को इनको फास्ट ट्रैक पे इस पे काम करना चाहिए। वहां पे चूंकि डिस्प्यूट बहुत हो गए, लिटिगेशन हो गए, चले अब मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मिल रहा नहीं मिल रहा, वो तो सारी कहानियां जो है ना सब पता है। 2028 में पहला इनका कंसाइनमेंट। जी आमिर साहब, आप क्या बात कर रहे थे? एक तो मैं आपके जल्दी से बताइए प्लेटफॉर्म से जो है आपके व्यूअर्स को पैगाम देना चाहूंगा कि रमजान जैसे आ रहा है उसकी मुबारकबाद भी, और उसके साथ साथ इस रमजान को तरजीही तौर पर जो है वो आप पाकिस्तानी ब्रांड्स को जो है ना प्रेफर करें, वो यूज करें, ताकि हमारा ज़रिए मुबादला भी बच सके और इस हब्बुल वतनी का भी इज़हार हो। जी, इस रमजान को जो है वो आप सफाई के तौर पे इस्तेमाल करें, अपनी सेहत के लिए इसको टारगेट करें। इस रमजान को जो है वो आप सच, जितने ताजिर सुन रहे हैं इस वक्त, आपका माशाल्लाह चैनल सब जगह सुना जाता है, देखा जाता है, हमें जन्नतदार ताजिर बनना होगा, हमें सच्चा ताजिर बनना होगा, हमें ईमानदार ताजिर बनना होगा। थैंक यू सर, आपकी नज़रात का बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात यह है कि वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन बहरहाल एक कॉम्प्रहेंसिव गुफ्तगू हुई
और मैं समझता हूं कि जो नदीम साहब ने प्लास्टिक के हवाले से बात की है कि उनकी वेस्टेज के हवाले से, उसकी तरफ जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिलाल साहब को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।